चलो चालू करें। चलो पूरा ऑडिट प्रोग्राम के रंग में आ जाओ, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना। हम कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम किए थे, ठीक है। कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम को सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि ऑडिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करते वक्त हमें क्या क्या चीज दिमाग में रखनी है, ठीक है। हमने पहले बोला था कि प्लानिंग कब कमेंस होती है उसकी, ठीक है। तो प्लानिंग कमेंसेस ऑन द कंक्लूजन ऑफ प्रीवियस ऑडिट, ठीक है। देन वहां से प्लानिंग चालू होती है। उसके बाद में हमने बोला था कि ये जो कंसल्टेशन है इंटरनल कंट्रोल का, ये प्लानिंग करते हुए क्या क्या कंसीडर करना है, इंटरनल कंट्रोल का रिव्यू, है ना। पिछले साल के जो आपने आरएपी एफईपी लगाए थे उनका क्या नतीजा आया, है ना, उनके एक्सपीरियंस। उसके बाद में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था कि जो प्रोसीजर का टाइमिंग है ये नॉर्मली तो ऑडिटर की डिस्कशन भी होता है, लेकिन देयर आर सर्टेन प्रोसीजर्स इन विच ऑडिटर डिस्कशन डजंट वर्क, दैट इज चेकिंग ऑफ इन्वेंटरी, कैश एंड बैंक बैलेंसेस। These are to be the procedure on this are to be applied on a specific date, that is not on discretion of auditor, ठीक है। यहां तक की बात खत्म हो गई। उसके बाद हमने बोला कि कुछ पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं व्हाइल वी आर फ्रेमिंग द ऑडिट प्रोग्राम। इसमें हमने बोला था कि हम लोग लर्न नहीं करेंगे, हम लोग ऑडिट साइकिल को यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने स्कोप, तो उसमें स्टे विद इन द स्कोप ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, करेक्ट है। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव हमने बोला था कि हर एक एरिया का ऑब्जेक्टिव असाइन कर दो, असाइन ऑब्जेक्टिव टू ईच एरिया। उसके बाद में स्कोप हो गया। उसके बाद में प्रोसीजर और स्टेप्स, हाँ रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम बनाना है, ऑब्वियसली प्रोसीजर लगाने के पहले ऑडिट प्रोग्राम बनेगा। उसके बाद में हमने बोला था प्रोसीजर और स्टेप्स आपको कोऑर्डिनेट करना है, प्रोसीजर ऑन रिलेटेड आइटम्स अप्लाई, स्टेप्स जो है जो रेलेवेंट स्टेप है वो अप्लाई करो, ठीक है। बहुत ज्यादा स्टेप अप्लाई करने का काम नहीं है, जो स्टेप रेलेवेंट है उतनी अप्लाई करो, उससे एविडेंस मिलेगा, ठीक है। डिटरमाइन द एविडेंस रीजनेबली अवेलेबल, ठीक है, ठीक है। और उसमें से बेस्ट एविडेंस कौन सा है। एविडेंस के बाद में होगा आपका ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर, देख लो एविडेंस निकालने के बाद में एरर दिख जाएगा। और उसके बाद में आखिरी में क्या बनता है, एक रिटर्न, बस सारे हो गए, ठीक है। हाँ मतलब साइकिल में आगे बढ़ गया था मैं, ठीक है। तो यही तक है बस। वो इस तरीके से आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम लर्न करना है थ्रू द साइकिल। अपने आप आपको पॉइंट्स ध्यान में आएंगे, ठीक है। सबसे पहले मेरे को फटाफट रिकैप करो कि हमारा ऑडिट का होमवर्क क्या था। कोई चीज लर्न करने बोली थी, अच्छा कोई चीज अपना नहीं था कि ये क्वेश्चन लेंगे वो क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, नो इश्यूज। मैंने आपको 3 क्वेश्चन शायद बोले थे, एक अपने टेस्ट पेंडिंग है, 3 क्वेश्चन मैंने करके आने बोले थे, फिर उस दिन अपन नहीं किए थे, मैंने बोला अगले दिन करेंगे, उसमें से अपन एक क्वेश्चन आज ले लेंगे, ठीक है। चलो अब आ जाओ हमारा अगला पार्ट। देखो हम लोग फटाफट इस चैप्टर को क्लोज ही करने वाले हैं। आप लोग सभी ने ऑडिट प्रोग्राम के कंस्ट्रक्शन को रिवाइज किया था क्या, दिव्या किया था, नहीं का मैडम, ठीक है। तो ये 6-7 पॉइंट्स आप सबको पता है। तो स्कोप, ऑब्जेक्टिव, लिखित प्रोग्राम, फिर उससे प्रोसीजर लगाना है और प्रोसीजर के साथ में स्टेप्स लगाना है, वहां से एरर मिलेंगे, ठीक है। और एरर पे चीज क्लोज हो जाएगी, एविडेंस मिलेगा, एविडेंस से एरर आएगी, एरर पे चीज क्लोज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अब देखो ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन टू प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस, जो रिवाइज करेगा उसको फायदा होगा, जो रिवाइज नहीं करेगा उसको फायदा नहीं होगा। मैं वापस दोबारा बोलता हूं, मैंने अनगिनत स्टूडेंट, ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा, सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैंने पॉडकास्ट में बोला था, अनगिनत स्टूडेंट को ऑडिट के अंदर 25, 28, 30 ये एक सब्जेक्ट है जिसके कारण लोग फेल होते हैं, जबकि लोग अच्छे अच्छे क्लासेस परचेज करते हैं, फेमस फैकल्टी से क्लासेस परचेज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में भी हमें इतने कम मार्क्स क्यों आ रहे हैं, चलो 40 क्यों आ रहे हैं, 45 क्यों आ रहे हैं, पेपर उतने टफ नहीं आ रहे,
क्या है, लोगों को वो हैबिट हो गई कि लेक्चर के बाद में ऑडिट नहीं पढ़ना, रिवीजन के बिना ऑडिट होता नहीं, ये बात समझ लो आप लोग, ठीक है। जिस किसी को भी यहाँ पे बिफोर कंटिन्यूइंग द लेक्चर, जिस किसी ने भी अपना पर्सनल एम बनाया है कि मेरे को पहले अटेम्प्ट में क्लियर होना है, या जिसने बनाया है कि मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, मेरे को कुछ अचीवमेंट करना है, तो ये बात समझ लेना कि चैप्टर 1 का टेस्ट हो गया मतलब चैप्टर 1 हो गया, ऐसा नहीं है। जब मैं पढ़ाई करता था हमको तो कोई बोलने वाला भी नहीं था, मैं तो कम से कम आपको बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, आपका खुद का सेल्फ एस्पिरेशन होना चाहिए कि भाई मेरे को एम स्क्वायर से होमवर्क मिला नहीं मिला, मैं रोज के 4-4 क्वेश्चन चैप्टर 1 के देखते जाऊंगा ताकि वो मेरा छूटे नहीं। जो मैंने पिछले क्लास में ऑडिट का किया है वो बिना रिवाइज करे मैं आऊंगा ही नहीं। आपका पैटर्न बन जाना चाहिए, ये जो 15 मिनट का ब्रेक मिल रहा है आप उसमें पिछले क्लास का रिवाइज करना चाहिए, यहां आने के पहले, कल रात को सोने के पहले रिवाइज करके आना चाहिए। Then you will see the magic in audit. This lecture is 10% thing. AS का lecture is 50-60% thing in your study. Audit का lecture is hardly 10%. 90% is your self aspiration. कि आप कितना खुद से चाहते हो। आप रिवाइज नहीं करेंगे, अरे टेस्ट होती रहेगी, होमवर्क होते रहेंगे, ऑडिट का रिवीजन मिस हो गया, ये दोबारा नहीं आएगा, पहले बोल रहा हूं। आज अगर इसका कंफर्ट चला गया ना, इसका बेस एक बार का एएस का बेस हल गया ना, आप भारत भी मेरे से कर सकते हो। इसका अगर बेस हल गया ये चैप्टर का, तो ये जिंदगी भर डर पैदा कर देगा सब्जेक्ट, और ये डर कहां कैरी होगा, सीए फाइनल में। क्लियर है? रिवीजन इज मस्ट, इज मस्ट। मेरे लिमिटेशंस है कि मैं आपको ये बार बार नहीं बोल सकता कि मैं कल इस पे टेस्ट लूंगा, मैं तो रेडी हूं लेने के लिए, लेकिन कुछ बच्चे यार रहेंगे जो शायद मन में सोचेंगे, ये बाद में मेरे को बोलेंगे या किसी को बोलेंगे यार हमको बहुत प्रेशर हो रहा, इतने सारा होमवर्क है, ये है, फिर सर ने 2-3 क्वेश्चन लर्न करने को बोल दिया, उससे भी सर कल टेस्ट लेने वाले। लेकिन जिसका एस्पिरेशन है कि सर आप दो, आप मेरे को खुद से बोलना, ठीक है, या मैं आपको खुद से दे दूंगा, क्लास के अंदर दे दूंगा आज से रोज। जिसको लिखना है वो लिखेगा, जिसने नहीं किया है वो रिवाइज करेगा। सिंपल सिंपल। आज से हम क्लास का नियम बना लेंगे, जो आज हम क्लास में कर रहे हैं उनमें से मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से कल लर्न करके आना है। मैं बोलूंगा लिखना, जिसने करके आया, जिसका एस्पिरेशन है वो लर्न करके आएगा, वो लिखेगा। जिसने नहीं करके आया, जिसको प्रेशर नहीं लेना है, तो वो 5 मिनट में रिवाइज करेगा। सिंपल है, क्लियर है, ठीक है। तो आज से हम चालू करते हैं। ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन टू प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस। An auditor picks up evidence from variety of fields and it is generally from the following broad fields. क्या मतलब हो इसका? ऑडिट प्रोग्राम को बस अपन कंक्लूड करने वाले हैं। स्टे एनर्जेटिक, बताओ क्या मतलब है इसका? बरखा जी, एग्जैक्टली, तालियां हो जाए जोरदार। ये इंटरप्रिटेशन करना है अपना। सर ऑडिटर अलग अलग फील्ड से, ऑडिट प्रोग्राम क्या है? सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर। हम प्रोसीजर क्यों लगाते हैं? एविडेंस प्राप्त करने के लिए। क्या बात है, ये है क्लास, राइट। तो सर वो जो एविडेंस अपने को मिलता है ना, वैरायटी ऑफ फील्ड से वो एविडेंस मिलते हैं, वैरायटी ऑफ फील्ड से वो एविडेंस मिलते हैं। तो वो फील्ड यहां पे लिखी है। सर इसका ऑडिट प्रोग्राम से क्या लेना देना, वो आईसीआई को मालूम, ठीक है। आइडियली ऑडिट प्रोग्राम के बाद ऑडिट प्रोग्राम बताता है कि प्रोसीजर लगाने, करेक्ट है। तो आईसीआई का बोलना है कि ये प्रोसीजर्स है, ये क्या है, प्रोसीजर्स है। तो ये एक तरीके से आपके प्रोसीजर्स की कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है, कि आप ये लगा सकते हो, इन चीजों से आपको मिलेंगे एविडेंस। बट मैं आपको एक चीज क्लियरली बोल रहा हूं कि ये पर्टिकुलर चीज ऑडिट प्रोग्राम का पार्ट नहीं बनती। मतलब ये ऑडिट प्रोग्राम के सेक्शन जो अभी अपन पढ़ रहे हैं ना, उसमें आईसीआई ने नहीं डालना चाहिए था। ऑडिट प्रोग्राम खत्म करो, है ना, और उसके बाद में ये अलग से डालो, जैसा वो डाला था ना मैटर्स आरआईपी के जो पहले लगाने, वैसा डालना चाहिए था इसको। लेकिन आईसीआई ने क्या किया, इसको प्रोग्राम के अंदर डाल दिया। क्यों मालूम, मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हम आगे पढ़ने वाले हैं ऑडिट प्रोसीजर्स जो एक्चुअली हम पढ़ेंगे ना कि सर प्रोसीजर कर रहे हैं, प्रोसीजर होता क्या है, ठीक है, वो चैप्टर 4 में है। तो वो ये नहीं है,
कुछ ये है, कुछ दूसरे है। अब इसमें मेरे को तो ऑब्जर्वेशन कहाँ लिखा है, और ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर है ना, ऑब्जर्वेशन से भी तुमको एविडेंस मिलता ना, वो लिखा है क्या यहाँ पे, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लिखा है क्या यहाँ पे। सो ये सब अपन वहां पढ़ने वाले, तो इसको कंफ्यूज मत करना कि सर ये प्रोसीजर है क्या, नहीं, इसमें से कुछ चीजें प्रोसीजर, जैसे डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन, इसको इंस्पेक्शन बोलेंगे। डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन क्या है, इनवॉइस लेके एग्जामिन करना। फिजिकल एग्जामिनेशन, कोई गुड्स को चेक करना, मान लो ये इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री चेक कर रहा, बराबर है, ऑब्सोल्यूट है, क्या है, यस, तो ये प्रोसीजर है। स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन फॉर मैनेजमेंट एंड ऑफिशियल एम्प्लॉय, इंक्वायरी, आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर रहे हो, कंपनी के एम्प्लॉय से इंक्वायरी कर रहे हो, है ना, तो उधर से क्या मिलेगा आपको, एविडेंस मिलेगा, है ना। उसके बाद में स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी, फ्रॉम, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन, जिसका एक ऐसे है जो अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी प्रोसीजर है। तो तुमने पहले तो इंटरनल वाला से ले लिया, मैनेजमेंट से, ऑफिशियल से, एम्प्लॉय से, ये कंपनी के अंदर के लोग हैं, लेकिन क्या हम इस पर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं क्या, ये तो झूठ भी बोल सकते ना, लेकिन सच कौन बोलेगा, बाहर वाला, या क्या बाहर वाला, स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन फॉर थर्ड पार्टी, परफेक्ट है। तो सर दो तो अपन एग्जामिनेशन कर रहे हैं, एक फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, मतलब इन्वेंट्री का चेक करना बराबर है कि नहीं, और एक डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन, मतलब ये इन्वेंट्री के पेपर चेक करना, दोनों का फर्क समझ में आ रहा है। उसके बाद में अंदर वाले लोग से इंक्वायरी करना, बाहर वाले लोग से इंक्वायरी करना, 4 फील्ड हो गए। पांचवा देखो, अरिथमेटिकल कैलकुलेशन बाय द ऑडिटर। अरे आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप बैलेंस शीट का टोटल निकालते ना, पीपी प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो वैसा ऑडिटर भी चेक करेगा कि ऐसा तो नहीं, कभी कभी अगर आपको कभी किया होगा आपने, तो बैलेंस शीट अगर टैली नहीं होती, फिर भी अपन क्या करते, डबल लाइन मार के लिख देते कि कल अगर सामने वाला बेवकूफ निकला और मेरे नसीब अच्छे निकले, दोनों ही चीज होती है, तो मेरा काम जम जाएगा, ठीक है। तो ऑडिटर को कोई बेवकूफ बना रहा होगा तो ऑडिटर क्या काम है, चेक करना, बराबर है। तो अरिथमेटिकल कैलकुलेशन तरह तरह के होते हैं, जगह जगह पे होते हैं। अभी अपन कर रहे नहीं क्या, AS11 है ना, मान लो आप किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो और उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस डाल रखा है, तो ऑडिटर क्या करेगा, कैलकुलेटर लेगा, तो शिवम सर ने सिखाया था 90 - 84 इंटू 30,000 यूरो, आंसर बराबर आएगा। इसको बोलते हैं अरिथमेटिकल कैलकुलेशन बाय द ऑडिटर। तो ये भी प्रोसीजर ही है, ये लगाने से क्या मिलेगा, एविडेंस मिलेगा। उसके बाद में स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स एंड इंटरनल चेक्स, क्या प्यारा पॉइंट है, जो इंटरनल कंट्रोल लगे हैं इनकी हालत क्या है, चूहे काट रहे हैं उनको, वहां पे कपड़ा लगा है क्या, कभी साफ भी किया है कि नहीं है, इंटरनल कंट्रोल क्या स्टेट है ना, इंटरनल कंट्रोल का क्या स्टेट है। अरे तुमको ज्वेलरी का लॉकर देख रहे हो, ज्वेलरी शोरूम का तनिष्क का लॉकर देख रहे हो, और वहां पे ऐसे कैमरे लगे, क्या ये स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सही है क्या, कितनी वैल्यूएबल चीज उसके अंदर, वहां तो लाल वाली लेजर की पट्टी होनी चाहिए कि किसी का हाथ लगाएगी अलार्म बनना चाहिए। तो आप स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल कैसे चेक करोगे, जो करस्पॉन्डिंग चीज वो कंट्रोल कर रहा है, उसकी लिमिट, उसकी औकात है उसको करने की, कंट्रोल करने की। ये कैमरे की क्या औकात है वो ज्वेलरी वो करने की। इंटरनल कंट्रोल कौन सा था, वो क्रिश का पिक्चर है, वहां पे लाल लेजर लाइट लगी है, अब भाई वो कड़क कंट्रोल है, मतलब कोई चोर अगर चोरी करना भी चाहेगा तो पकड़ा जाए। या मान लो ज्वेलरी का गेट खुलेगा ही नहीं, मेरी आंखों से खुलेगा, तो कोई अनऑथोराइज्ड एक्सेस हो ही नहीं सकता उसमें। स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल का मतलब यह है जिस चीज की रखवाली वो इंटरनल कंट्रोल कर रहा है, वो इंटरनल कंट्रोल की उतनी औकात है कि वो रखवाली कर पाएगा, है ना। कोई सिक्योरिटी गार्ड है, वो ज्वेलरी शोरूम के बाहर खड़ा है और वो ऐसा हल रहा है, आपको नौजवान आदमी चाहिए जो 10 लोगों को रोक पाए, थ्रेट कर पाए, है ना। इंटरनल चेक्स भी काइंड ऑफ इंटरनल कंट्रोल है, उसको दिमाग पे लगाओ मत, इंटरनल चेक एक डिफरेंट टर्म बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट अभी तक हमने पढ़े कि सर ये वैरायटी ऑफ फील्ड्स है जहां से हमें एविडेंस मिल सकता है। देखो दो तो अपन ने एग्जामिन कर लिया, एक फिजिकल एग्जामिन कर लिया, एक डॉक्यूमेंट्री एग्जामिन कर लिया, एग्जामिनेशन तो हो गया। अब अपन ने स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन लिए, अंदर वालों से लिए, बाहर वालों से लिए, ये भी हो गया, मतलब इंक्वायरी हो गई हमने। अब हम खुद बैठ रहे हैं, हम अरिथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम खुद ही देते हैं कि उसका स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल कैसा है। उसके बाद में देखो इंटर रिलेशनशिप ऑफ वेरियस अकाउंटिंग डेटा। ओहो क्या पॉइंट है यार ये, इंटर रिलेशनशिप ऑफ वेरियस अकाउंटिंग डेटा, क्या पॉइंट है ये, कौन बताएगा, दिव्या बता सकती है शायद।
40 एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। हाँ मैडम अदिति। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। आज सवेरे पढ़ा अपन ने, अरे सर आपने फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस पार्क किया, ठीक है, एक पार्क आपने पीएनएल में किया, दूसरा बैलेंस शीट में गया, वो दोनों इंपैक्ट मैच कर रहे हैं। मालूम पड़ा फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस पीएनएल में गया 1 लाख का और बैलेंस शीट में 90,000 का, वो 10,000 कहां चला गया? समझा ना? तो हमको वो देखना है कि ये जो अकाउंटिंग डेटा है जिनमें इंटर रिलेशनशिप है वो बराबर है क्या। तो अकाउंटिंग डेटा की इंटर रिलेशनशिप, और ये इंटर रिलेशनशिप चेक करते करते आपको सस्पेंस अकाउंट मालूम पड़ेगा, आपको वेरिएशंस मालूम पड़ेंगे, है ना। मान ले 2 मॉनेटरी आइटम है, कितने आइटम है? 2 मॉनेटरी आइटम है, दोनों की फॉरेन करेंसी सेम है, दोनों की फॉरेन करेंसी दोनों यूरो है, दोनों के क्लोजिंग रेट अलग अलग ले रखे, ऐसा पॉसिबल है क्या? अरे अगर दोनों की फॉरेन करेंसी यूरो, मतलब 2 डेटर है ए और बी, दोनों यूरो के हैं, एक के लिए हमने रेट लिया 100, एक के लिए रेट लिया 105, रीमेजरमेंट का मतलब 31 मार्च। ये लॉजिकल है क्या? आपकी दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, अरे यार सेम करेंसी है, रेट भी सेम होना चाहिए, यार दोनों के लिए 105 लो, दोनों के लिए 100 लो, सही बात है ना। इसके लिए इंटर रिलेशनशिप काम आती है। सब्सिडरी एंड मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स, आपकी कंपनी की सब्सिडरी जो कंपनी है ना, जो मेमोरेंडम मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स मतलब अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, आप देखोगे कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का रहता है ना, एमओए एओए पढ़ा ना अपन ने, है ना, वो सब रिकॉर्ड्स भी देखने से आपको समझ में आता चीजें, आपको आइडिया लगता है, ठीक है। कंपनी की बोर्ड मीटिंग की मिनट्स देखो, इसको बोलते हैं मेमोरेंडम अकाउंट्स। क्या बोलते हैं? नॉट नेसेसरली फाइनेंशियल अकाउंट्स, उससे भी कुछ एविडेंस मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल मतलब आपको एविडेंस, तुमने कंपनी की बोर्ड मीटिंग की मिनट्स पढ़ी, ठीक है, वो मिनट्स में लिखा है कि कंपनी जो है एक बहुत बड़ा मर्जर करने वाली है, ठीक है, और वो मर्जर फाइनलाइजेशन स्टेज में है, ऐसे सब वो मिनट्स में लिखा है, उसको लेके कोई भी डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं। गलत बात है, गलत बात है ना। लेकिन ये कब मालूम पड़ा? जब तुमने मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स पढ़े, समझ में आया। तो सर 2 चीज तो अपन ने एग्जामिन कर ली, फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया सर, डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन कर लिया। पहली स्टेप है सर एग्जामिनेशन करना, डायरेक्टली जाके इंक्वायरी नहीं, पहले हम लोग एग्जामिनेशन करें, फिर हम इंक्वायरी करेंगे, उनकी इंक्वायरी के जो आंसर्स है ना, उससे हमारा एग्जामिनेशन पे एक सर्टिफिकेशन होगा कि हाँ सही है, करेक्ट है ना। पहले एग्जामिनेशन कर लिया, फिर हमने करी अंदर वालों से और बाहर वालों से इंक्वायरी, वो हो गया। अब हमने करी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, फिर हमने देखा जो इंटरनल कंट्रोल है उसका स्टेट क्या है, ठीक है। अब सब बाहर वालों की चीज हो गई, अब कुर्सी बैठ के काम करना है। तब मैं क्या क्या करूंगा, मैंने मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स पढ़ लिए, ठीक है, मैंने आपके ये देख लिया इंटर रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग डेटा देख लिया कि उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। उसके बाद में मैंने मिनट्स देख लिए, उसके बाद में सब्सिक्वेंट एक्शन बाय द क्लाइंट एंड बाय अदर्स, ठीक है, उन्होंने 31 मार्च के बाद में और क्या क्या एक्शंस लिए, ठीक है, क्लाइंट ने, अदर्स ने। सबसे इंपॉर्टेंट है एच तक, आपने एग्जाम में एच तक भी लिख दिया ना, हम जंग जीत गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं कहता हूं कि ऑडिट प्रोग्राम में इसलिए आया है क्योंकि ये काइंड ऑफ प्रोसीजर्स है, तो ये काइंड ऑफ सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स है, और डिटेल में प्रोसीजर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, क्लियर है एकदम, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला कि सर कौन सी फील्ड से, बोलो वापस से बोलो, और जोर की बोलो, ऑडिटर एविडेंस इकट्ठा कर सकता है, क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन लिख दो फुर्ती से, स्टेट द वेरियस फील्ड्स, बनाओ ना अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाओ, इंग्लिश यूज करो, खुद की क्वेश्चन बनाओ। लिख लिया क्वेश्चन, ठीक है ना।
ओके, 6 छोड़ दो। कितनी छोड़ोगे तुम? एक काम करो, उसमें तुम ना 6 लाइन छोड़ दो बस। गिनती से 6 लाइन, तुम्हारी कितनी भी हैंडराइटिंग बड़ी क्यों ना हो, 6 लाइन छोड़ो बस, ठीक है। अब उसके बाद में एक और क्वेश्चन लिखो, स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। अब पूरा चैप्टर अपना हो गया क्लोज बढ़िया तरीके से। अब यहां बचा है 2 क्वेश्चंस, एक कि मैं ऑडिट प्रोग्राम बना रहा हूं, इसके फायदे क्या है, और एक इसके नुकसान क्या है। बस ये 2 क्वेश्चन पढ़ने, चैप्टर क्लोज। और एडवांटेजेस दोनों चीजों को एग्जाम में पूछ रखा है, टेस्टेबल है, पूछते हैं, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है ना कि ये क्वेश्चन ज्यादा बार नहीं आया है, और ये क्वेश्चन आने वाले 3 एग्जाम में कभी भी प्रकट हो सकता है। चैप्टर नंबर 2 से वेराइटी ऑफ फील्ड्स, आई डोंट फील सो कि ये क्वेश्चन को एटलीस्ट सितंबर में तो टेस्ट करेंगे, जनवरी या मई में से पक्का एक एग्जाम में हाई चांसेस आने के, ठीक है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ठीक है, बहुत आईसीए का फेवरेट पार्ट है। चलो एडवांटेजेस, और बहुत ही सिंपल है। अभी देखो एडवांटेजेस क्या क्या है, पहले पढ़े अपन एडवांटेजेस, फिर मैं आपको इतना बेहतरीन पंचलाइन दूंगा इसके ऊपर कि आपको कभी जिंदगी में आप भूलोगे ही नहीं इसको, आपको पूरा एडवांटेजेस में लर्न करा दूंगा, ठीक है। क्या आप साथ में हो? चालू करें, चलो। सर एडवांटेजेस ऑडिट प्रोग्राम ये क्या है? पहला, इट प्रोवाइड्स द असिस्टेंट कैरिंग आउट द ऑडिट। जो असिस्टेंट ऑडिट कर रहा है उसको ये क्या प्रोवाइड करता है? विथ टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ द वर्क जनरली टू बी डन। सबसे बड़ा फायदा क्या है कि उसको टोटल इंस्ट्रक्शंस, क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड हो जाते हैं, कोई कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं होता, ठीक है। तो बार बार आके वो मेरे को पूछेगा नहीं, कोई दिमाग लगाना नहीं है, उसको दिया है तो वो कर ले, ठीक है। हमारे लिए बेस्ट पार्ट है, हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। तो टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो बोलो इट प्रोवाइड्स असिस्टेंट्स विद टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। किसके लिए इंस्ट्रक्शन? ऑफ वर्क जनरली टू बी डन, ऑफ वर्क जनरली टू बी डन। क्लियर है? पक्का? तो सबसे बड़ा फायदा है कि टोटल और क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम असिस्टेंट को दे देते हैं। इससे एक जुड़ा पॉइंट नीचे है, तुमको बताता हूं मैं, देखो ये वाला पॉइंट, ठीक है, सुनना। द असिस्टेंट्स बाय पुटिंग देयर सिग्नेचर ऑन द प्रोग्राम एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वर्क। क्या मतलब है इसका नंदीश? सर असिस्टेंट्स अपना साइन करके उस पे रिस्पांसिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं। प्रोग्राम में क्या है, मैंने अनुश्री को बोला अनुश्री तू डेटा चेक करेगी, उसको मैंने टोटल और क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का पन्ना दे दिया, अब अनुश्री उस पे साइन कर रही है। साइन कर रही है मतलब अनुश्री अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है कि अब उसमें कुछ भी रहा तो आप मेरे को जिम्मेदार ठहरा सकते हो। तो इससे प्रिंसिपल की भी थोड़ी सी मगजमारी कम, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की है, ये बात मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूं। लेकिन एक आश्वासन रहता ना यार कि सामने वाले को ने साइन किया मतलब पूरे इंस्ट्रक्शन पढ़ ली, है ना। तो ये सबसे बड़ा फायदा है प्रोग्राम बनाने का कि मैंने सबको अलग अलग एरिया दे दिए, सबने अपने अपनी सिग्नेचर कर दिए। मैंने सिग्नेचर करने के पहले बोला भैया पढ़ लेना कि ये तो करना है, अब तू साइन कर रहा है इसका मतलब तू एग्री कर रहा है कि तू सब कुछ कर सकता है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट इंटररिलेटेड है कि इट प्रोवाइड्स असिस्टेंट विथ टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। असिस्टेंट्स बाय पुटिंग देयर सिग्नेचर ऑन द प्रोग्राम टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्क टू बी डन, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट? किसी को डाउट है? ये दोनों पॉइंट जुड़े हुए है ना। तो क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और फिर ये लोग साइन कर देते हैं, चलो ठीक है। उसके बाद में देखो सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट्स फॉर द जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी becomes easier when the work is rationally planned, defined and segregated। जब आप पूरे काम जो भी आपको ऑडिट पे करना है उसको आप प्रॉपरली सेग्रीगेट कर दो, डेटर अलग, इन्वेंट्री अलग, ये अलग, पूरा प्लान कर दो, आपको पूरी आइडिया है कि ये काम करना है, ठीक है। तो अब आपके लिए इजी हो जाता है कि आप सही काम के लिए सही बंदा सिलेक्ट करो, और ये हेल्प होता है प्रोग्राम से, क्योंकि प्रोग्राम में तो पूरा डिफाइन कर रहा है अलग अलग कि ये करना है, वो करना है, ये करना है। तो सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट्स फॉर द जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी बिकम्स इजियर व्हेन द वर्क
इज रैशनली प्लान, डिफाइंड एंड सेग्रीगेटेड। जब काम को आप रैशनली प्लान कर दो, डिफाइन कर दो और सेग्रीगेट कर दो। क्लियर है? सबको क्लियर है एकदम? ठीक है, तो ये होगा सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट्स फॉर द जॉब। तो देखो, पहला आप समझ सकते हो कि सिलेक्शन आपने सिलेक्ट किया, उसके बाद में आपने उनको इंस्ट्रक्शंस दिया, उसके बाद में उन्होंने साइन किया। ठीक है, ये 3 पॉइंट असिस्टेंट्स के इसमें अपन ने देख लिया। टिक कर दो 1, 2 और 3। आगे बोलू? ठीक है, अब देखो, इट इज ऐसा, अभी देखो असिस्टेंट के 3 ही पॉइंट थे, है ना? असिस्टेंट वाली मगजमारी खत्म हो गया। असिस्टेंट को सिलेक्ट करना, उनको काम देना और उनको साइन करवाना। अब देखो, इट इज एसेंशियल पर्टिकुलरली फॉर मेजर ऑडिट्स टू प्रोवाइड अ टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म्ड। ऑडिट प्रोग्राम जरूरी क्यों है? स्पेसिफिकली बड़े ऑडिट में, है ना? बड़ा ऑडिट है या बड़ा चैप्टर है और अपने पास प्रॉपर प्रोग्राम है कि आज गौरांग 2 पेज करेगा, कल 2 पेज करेगा, परसों 4 और रिवाइज करेगा, चौथे दिन और 2 करेगा, फिर पूरे 6 को रिवाइज करेगा, फिर अगले दिन और 2 करेगा, पूरे 8 को। आपका इसमें पूरा प्रोग्राम है कि आप 10 दिन के अंदर इस चैप्टर को कैसे रिवाइज करने वाले। ये ऑडिट प्रोग्राम आपको ऑडिट की स्टडी के लिए भी लगाना चाहिए। उससे फायदा क्या होगा? आपको टोटल पर्सपेक्टिव मिलेगा कि आपको क्या काम करना है, और स्पेसिफिकली मेजर ऑडिट में, है ना? नहीं तो क्या है, अगर प्रोग्राम नहीं हो तो अपन देखते रहे, एक मन में एंजाइटी भी रहती है कि क्या पता कब होगा ये ऑडिट खत्म। जब प्रोग्राम है, आपको पता है ये चीज अब होगी, ये अब होगी, ये अब होगी, खत्म। आप अगर कोई अनप्लान ट्रिप में जाओ तो आपको पता नहीं अगले मोड़ पे क्या आने वाला है। वही प्लान ट्रिप पे तो घर पे बोल के जाओगे मैं 20 तारीख को घर पे आ जाऊंगा। क्लियर है? ये फर्क है। तो इट इज एसेंशियल, ऑडिट प्रोग्राम इज एसेंशियल पर्टिकुलरली किस चीज के लिए? मेजर ऑडिट्स के लिए, ताकि आपको एक टोटल पर्सपेक्टिव मिले कि आपको क्या काम परफॉर्म करना है, वर्क टू बी परफॉर्म। क्लियर है? वर्क टू बी परफॉर्म। एक बार वापस बोलेंगे, टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म। बोलो, टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म। एक और बार, टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म। एक और बार, टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म। आखिरी बार, टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म। ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गए, है ना? ओके, उसके बाद में देखो, विदाउट अ रिटर्न प्रोग्राम वर्क इज, ये प्री डिटरमाइंड काट देना अपनी बुक्स में। विदाउट अ रिटर्न प्रोग्राम वर्क इज नेसेसरीली टू बी कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ सम मेंटल प्लान। इन सच अ सिचुएशन देयर इज ऑलवेज अ डेंजर ऑफ इग्नोरिंग और ओवरलुकिंग सर्टन बुक्स एंड रिकॉर्ड्स। अंडर अ प्रॉपरली फ्रेम्ड प्रोग्राम such danger is significantly less and audit can be processed systematically। ओ हो, क्या पॉइंट है? कौन एक्सप्लेन करेगा? नहीं, आप मत करो, रुको, याशवीर चल तू कर। अगर अपन ने ऑडिट का रिटर्न रिटर्न नहीं किया और मेंटली सोचा लाइक सब मन में ही रखा कि ऐसा ऐसा करना है, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि अपन बहुत सारे एंट्रीज या बहुत सारे रिकॉर्ड मिस करेंगे और फिर ऑडिट सिग्निफिकेंटली परफॉर्म नहीं कर सकते। एक बार तालियां बजा दो। यस, मैंने 12 बोला है, पार्टिसिपेट करो, इंटरप्रेट करो। मेरे को सिखाना इजी है, मैं बिना पूछे सिखाते जाओ सिखाते जाओ सिखाते जाओ, लेकिन एज ए टीचर हमको भी चेक करना है ना कि भाई आप कितना खुद से समझ पा रहे हो चीज को, राइट? जी, बिंदास पार्टिसिपेट, गलत तो गलत, ठीक है? सिंपल सा पॉइंट है, अगर आपका प्रोग्राम लिखित नहीं है तो क्या होगा कि आप एक मेंटल प्लान के से आगे बढ़ोगे। हाँ, मैं पहले ये करूंगा फिर वो करूंगा। अब इसमें पॉसिबल है कि आपसे कोई चीज मिस हो जाए। वही अगर लिखी भी हो ना तो फिर हमें प्रॉब्लम, हमको पता है, हम पढ़ लेंगे बार बार, टिक कर देंगे, ये हो गया ये हो गया ये हो गया। तो सिस्टमेटिक तरीके से ऑडिट आपका पूरा हो सकता है। सबको क्लियर है बात? एक बार इस पॉइंट का SNW करो इमीडिएटली, जल्दी से।
फास्ट एंड फ्यूरियस। हो गया? चलो इधर देखो अभी 3 पॉइंट अपन असिस्टेंट के देखे, ठीक है। उनका सिलेक्शन becomes easier on the basis of their capability if the work is properly planned, ठीक है। उसके बाद में हमने इंस्ट्रक्शन, it is easier to provide a clear set of total instructions to the assistant, ठीक है, so that nothing is missed। उसके बाद में तीसरा सिग्नेचर, आर्टिकल असिस्टेंट by putting their signature on the program accept the responsibility for the work done। 3 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट वर्क के, ठीक है। It helps particularly in major audit to provide a total and clear perspective of the work to be done, ठीक है। और दूसरा, अगर ये रिटर्न में नहीं हो तो जो ये काम हमको करना है ये हम एक मेंटल प्लान के बेसिस पे करेंगे, एंड पॉसिबली कुछ ना कुछ एंट्रीज या बुक्स अपन मिस कर दें। तो 2 पॉइंट वर्क के हो गए, 3 पॉइंट असिस्टेंट वाले हो गए। अब देखो, द प्रिंसिपल कैन कंट्रोल द प्रोग्रेस ऑफ वेरियस ऑडिट्स इन हैंड बाय एग्जामिनेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। कौन एक्सप्लेन करेगा ये? प्रिंसिपल कैन कंट्रोल प्रोग्रेस ऑफ वेरियस ऑडिट्स इन हैंड बाय एग्जामिनेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम्स। बोल बेटा। रिटर्न प्रोग्राम है तो फिर बाकी सबके जो मतलब सारे असिस्टेंट्स है वो अपने रिटर्न प्रोग्राम्स उन्होंने कितने कितने कर लिए और कितने कितने मतलब सही चल रहे नहीं चल रहे वो चेक कर सकता है ऑडिटर। ठीक है, और बोल। तो चलते ऑडिट में अपना ऑडिट कहां तक पहुंचा उसका प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए बार-बार रेफर कर सकते हैं अपना ऑडिट प्रोग्राम। और कोई पॉइंट बताए क्या है कि एक एंगेजमेंट पार्टनर है, क्या वो जिंदगी में एक ही ऑडिट करता? क्या वो रिलायंस का भी कर रहा है, पैरेलली वो टाटा मोटर का भी कर रहा है, पैरेलली वो बाइकॉन लिमिटेड का भी कर रहा है, ठीक है। तीनों के प्रोग्राम अलग अलग है, एंगेजमेंट पार्टनर एक ही है, असिस्टेंट्स अलग अलग है, एम्प्लॉइज अलग अलग है। तो अगर ऑडिट प्रोग्राम रहा तो उसका सिर्फ एक ही काम है, वो रोज और तीनों के ऑडिट प्रोग्राम का स्टेटस लेते जाए, तेरा कितना हो गया, तेरा कितना हो गया। तो वो अपने हाथ में जो उसके मल्टीपल ऑडिट्स है उनको वो प्रॉपरली मैनेज कर पाएगा। तो ये प्रिंसिपल का पॉइंट है। प्रिंसिपल कैन कंट्रोल द प्रोग्रेस, बोलो जोर के बोलो, प्रिंसिपल कैन कंट्रोल द प्रोग्रेस ऑफ वेरियस ऑडिट्स in hand by examination of audit programs। बराबर बात है ना? जितने भी वेरियस ऑडिट उसके हाथ में है वो उनका प्रॉपर प्रोग्रेस चेक कर सकता है। और कैसे करेगा? ऑडिट प्रोग्राम के एग्जामिनेशन से। क्लियर? एक पॉइंट प्रिंसिपल का है, असिस्टेंट का पॉइंट है तो प्रिंसिपल का तो हो गई। उसके बाद में इट गाइड्स, इट सर्व एज अ गाइड फॉर ऑडिट्स टू बी कैरिड आउट इन सक्सीडिंग ईयर। आने वाले सालों में जो ऑडिट होगा उसके लिए एक गाइड बन के ये उभरता है। अब जो अगला ऑडिटर होगा वो पिछला प्रोग्राम देखेगा, उसमें क्या था क्या नहीं था, अगर ये चीज थी तो क्यों थी, कुछ और इंक्लूड करना है क्या, तो ये एक गाइड बन जाता है सक्सीडिंग ईयर में जो ऑडिट होने वाले हैं उसके लिए। और आखिरी पॉइंट, अ प्रॉपरली ड्रॉन अप ऑडिट प्रोग्राम सर्व एज एविडेंस इन द इवेंट ऑफ एनी चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस बीइंग ब्रॉट अगेंस्ट द ऑडिटर। ओ क्या पॉइंट है, कौन एक्सप्लेन करेगा?
समर्थ करेगा। जो प्रॉपर्ली ड्रॉन ऑडिट प्रोग्राम जो एवेट किया है वो एज एविडेंस सर्व करेगा अगर कोई नेग्लिजेंस हुआ अगर किसी असिस्टेंट से तो वो ऑडिट प्रोग्राम एज एविडेंस सर्व करेगा जो करना चाहिए था वो हुआ नहीं। हाँ बोल निहाल। सर अगर कोई इन्वेस्टमेंट पार्टनर है उसने प्रॉपर ऑडिट प्रोग्राम बनाया और एंटिटी ऑडिट भी कर दिया और फिर अगर आगे चल के कुछ भी हुआ तो फिर कोई उसको ब्लेम नहीं कर सकता कि तुमने नेग्लिजेंट मतलब प्रॉपर्ली प्लान करके बनाया नहीं उसके बाद प्रूव करना कि मैंने प्रोग्राम बनाया। एग्जैक्टली, वेरी राइट। सो ये पॉइंट सिंपल है कि अगर आपके पास एक प्रॉपरली ड्रॉन ऑडिट प्रोग्राम है, आपके तिजोरी में स्टोर्ड है, 2 साल बाद में मान लो वो कंपनी में कोई फ्रॉड निकला और ऑडिटर की जो रिपोर्ट थी उस साल की उसमें कोई फ्रॉड की मेंशनिंग नहीं थी, तो अब अगर कोर्ट ऑडिटर के ऊपर उंगली उठा रही है कि तूने निग्लिजेंटली ऑडिट किया, तो ऑडिटर के पास प्रूफ रहेगा कि देखो मैंने एज पर स्टैंडर्ड्स सब कुछ किया था, ठीक है। और हम एक रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देते हैं। और क्यों? क्योंकि हमारे इनहेरेंट लिमिटेशन है। मेरा काम है ऐसे फॉलो करना, वो मैंने किया था, उसका प्रूफ मेरा ऑडिट प्रोग्राम है। समझ में आया बात? क्लियर है एकदम। तो अ प्रॉपरली ड्रॉन अप ऑडिट प्रोग्राम, properly drawn up audit program, अ प्रॉपरली ड्रॉन अप ऑडिट प्रोग्राम properly drawn up audit program, serve as an evidence serve as an evidence in the event of any charge of negligence in the event of any charge of negligence being brought against the auditor। being brought against the auditor। समझ में आई बात? ठीक है। अभी इस पॉइंट को, इस पूरे आंसर को लर्न करने का सिंपल सा तरीका है। 3 पॉइंट असिस्टेंट के हैं और असिस्टेंट के साथ में प्रिंसिपल आता ही है। असिस्टेंट की क्या पॉइंट है? पहले सिलेक्शन होगा, फिर टोटल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जाएगा और फिर उनकी सिग्नेचर होगी, ठीक है। वो पॉइंट तुमको लर्न कर लेना है, सेंटेंस वगैरह समझ लेना, ये उसके हेड पॉइंट्स हैं, ठीक है। प्रिंसिपल का पॉइंट सिंपल है, ही कैन कंट्रोल वेरियस ऑडिट्स इन हैंड, ठीक है। उसके बाद में 2 पॉइंट अपने वर्क के हैं, सिंपल। एक कि टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ वर्क टू बी डन, ठीक है, इट हेल्प स्पेसिफिकली इन मेजर ऑडिट्स, ठीक है। और अगर आपके पास में रिटन प्रोग्राम नहीं है, in the absence of written program it is possible that the work to be done is carried out on the basis of some mental plan। 2 पॉइंट वर्क के हो गए। अब उसके बाद में 2 पॉइंट में जेनरिक है, एक पॉइंट है नेग्लिजेंस का, ठीक है, और एक पॉइंट है गाइड का, कि इट सर्व्स एज अ गाइड, ठीक है, फॉर फ्यूचर सक्सीडिंग ईयर्स ऑडिट, है ना, एंड इट सर्व्स एज एन एविडेंस, ठीक है। क्लियर है? इसकी मैंने एक लाइन बनाई है, ठीक है। एक बार लाइन लिख लो, तुमको यूज आई तो तुम यूज करना, नहीं तुमको मैंने जैसा भी लर्न करा ऐसा लर्न करना, ऐसा लर्न करना, तुम्हारी इच्छा। लाइन लिख लो अपने नोट्स में, ब्लू वाली में। मेंटल प्रिंसिपल कैन कंट्रोल द सिलेक्शन, वर्क टू बी परफॉर्म्ड एंड इंस्ट्रक्शंस। मेंटल प्रिंसिपल कैन कंट्रोल द सिलेक्शन, वर्क टू बी परफॉर्म्ड and instructions by signature that serves as a guide and evidence, that serves as a guide and evidence। बोलता है मेंटल प्रिंसिपल कंट्रोल कर सकता है सिलेक्शन, वर्क टू परफॉर्म एंड इंस्ट्रक्शंस। और कैसे कंट्रोल करेगा? बाय पुटिंग सिग्नेचर, जो कि अल्टीमेटली सर्व करती है एज ए गाइड एंड एविडेंस। इसमें क्या है? मेंटल मतलब मेंटल प्लान इन द एब्सेंस ऑफ रिटन प्रोग्राम, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल कैन कंट्रोल द प्रोग्रेस ऑफ वेरियस ऑडिट्स, ठीक है। उसके बाद में सिलेक्शन का मतलब असिस्टेंट इन द सिलेक्शन ऑफ द असिस्टेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेबिलिटी। वर्क टू बी परफॉर्म मतलब टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म्ड। इंस्ट्रक्शन मतलब टोटल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम असिस्टेंट को दे सकते हैं और बिकॉज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। सिग्नेचर मतलब असिस्टेंट अपनी साइन करके दे विल क्लेम देयर रिस्पांसिबिलिटी फॉर द पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है, इन द ऑडिट प्रोग्राम। और अल्टीमेटली ऑडिट प्रोग्राम सर्व्स एज अ गाइड फॉर सक्सीडिंग एज ऑडिट एंड इट सर्व्स एज एन एविडेंस इन द इवेंट ऑफ एनीथिंग, एनी पार्ट ऑफ नेग्लिजेंस ब्रॉट अगेंस्ट द ऑडिटर। क्लियर है? या तो ऐसे रन कर लो या वैसे रन कर लो, जैसा आपको रन हो। वैसे देखेंगे तो 3 पॉइंट असिस्टेंट के हैं,
असिस्टेंट है तो 1 पॉइंट प्रिंसिपल का हो गए होगा, उसके बाद में 2 पॉइंट वर्क के हैं और 2 पॉइंट जनरल है, गाइड और निग्लिजेंस, सिंपल। ठीक है, जो आपको सुटेबल लगे वैसे लर्न कर। उसके बाद में अपना आखिरी आंसर, ये लर्न होगा सबको पक्का। ठीक है, तो आज हमने 2 ही क्वेश्चन देखे अब तक। वैरायटी ऑफ फील्ड्स, उसमें हमने देखा 2 पॉइंट एग्जामिनेशन के थे, एग्जामिनेशन के बाद में 2 पॉइंट इंक्वायरी करेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद में आप शीट पे बैठ जाएंगे। अब हम लोग करेंगे खुद का काम, तो उसमें अरिथमेटिकल कैलकुलेशन चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद में इंटरनल कंट्रोल का स्टेट ऑफ अफेयर्स चेक करेंगे। उसके बाद में अपन इंटर रिलेशनशिप वर्कआउट चेक करेंगे बैठ के, और मिनट्स, हाँ वो सब्सिडी मिनट्स, वो सब ठीक है, एच तक ही ठीक है पॉइंट्स। अब हम लोग आखिरी पॉइंट करेंगे डिसएडवांटेज वाला। कौन सा? अगर किसी चीज के एडवांटेज है तो उसके है ना। अच्छा, एडवांटेज से डिसएडवांटेज समझते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला कि एक क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसको मिल जाएगा असिस्टेंट को, बोला ना अपन ने चीज। ठीक है, उससे प्रॉब्लम क्या होगा कि ये जो काम है ये हो जाएगा मैकेनिकल। क्या हो जाएगा? मैकेनिकल, है ना, ये काम क्या हो जाएगा? मैकेनिकल। एंड पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम में बी कैरिड आउट विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग। अथर बता क्या मतलब इसका? ओनली यू कैन डू, बोलो। मतलब अगर अपन ने असिस्टेंट को कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया, हाँ, तो बिना अपना दिमाग लगाए कोई इंस्ट्रक्शन, वो मैकेनिकल हो जाएगा। उसको 10 चीज चेक करनी है, 10 चीज अपना दिमाग लगा ही नहीं रहा हो, ओपन माइंड नहीं रह रहा हो। क्यों सर, आपने तो बोला था कि ये फॉलो करना है, तो ये डिसाइड। हाँ, गलत नहीं बोल रहा हूं, मैंने बोला था ये फाइल, लेकिन मैंने एक पॉइंट बोला था कि अपना ओपन माइंड रख। अगर कोई चीज रेलेवेंट नहीं है तो उसको निकाल, कोई चीज रेलेवेंट है लेकिन इंक्लूड नहीं है तो अल्टर करके उसको इंक्लूड कर, है ना। तो एक डिसएडवांटेज है कि वर्क में बिकम मैकेनिकल एंड पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम में बी कैरिड आउट विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग। तो अपन बोलेंगे मैकेनिकल एंड विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग। बोलो, वापस बोलो, मैकेनिकल एंड विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग। एक और बार, ठीक है, मैकेनिकल और विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग। द वर्क में बिकम मैकेनिकल एंड द ऑडिट प्रोग्राम कैन बी एंड द पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम कैन बी कैरिड आउट विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद में द प्रोग्राम ऑफन टेंड्स टू बिकम रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। बहुत बार क्या होता है, प्रोग्राम हो जाता है रिजिड और इनफ्लेक्सिबल। ये बोला है ना तो ये करना है, बार बार चेंज का बोलो मत। जनरली चेंजेस है ना स्ट्रेटजी और प्लान में जल्दी हो जाते हैं, प्रोग्राम में चेंज करना बहुत हेडेक वाला काम है। जनरली क्या होता है, एक बार बन गया ना, ये तो प्रैक्टिकल बताओ ना तुमको वर्ल्ड, अगर तो प्रोग्राम कभी चेंज ही नहीं होता, सालों साल वही प्रोग्राम चलता है, क्योंकि एक एक चीज को लेके 150 क्वेश्चन है, 150 इंस्ट्रक्शन है, क्या चेंज करेगा आदमी उसमें। तो ऑडिट प्रोग्राम क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा और बड़ा होता है, वो रिजिड बन जाता है और इनफ्लेक्सिबल बन जाता है, बार बार चेंजेस करना उसमें टफ हो जाता है। बोलो रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल, बोलो रिजिड, वापस से एक और बार। पहला पॉइंट क्या था? मैकेनिकल एंड दूसरा पॉइंट मैकेनिकल एंड रिजिड एंड इनएफिशिएंट असिस्टेंट। ओ बाप रे बाप, ये वाला पॉइंट तो बहुत ही शानदार है। इनएफिशिएंट असिस्टेंट्स मे टेक शेल्टर बिहाइंड द प्रोग्राम। ये तो मैं एक्सप्लेन तो करूंगा ऑब्वियसली, लेकिन कोई ट्राई करना चाहता है? हाँ बोल भाई फास्ट। अगर कैपेबिलिटी नहीं है असिस्टेंट की उतनी, और फिर भी उसको असाइन कर लिया, तो वो बोल सकता है प्रिंसिपल कि आपने कोई करने बोला था तो फिर मैंने सबसे ही किया। और बोल, वो एक पैटर्न दिया हुआ है वो फॉलो करने के लिए, तो वो इनकेपेबल रहा तो फिर वो वही पैटर्न फॉलो करेगा। उसके पास इनकेपेबिलिटी नहीं है वो करने, उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है वो करने की, तो भी वो फॉलो करेगा। चलो काइंड ऑफ थोड़ा रीच हो ही गया है अनुश्री का। सिंपल सी बात है, देखो बहुत सिंपल सी बात है। प्रोग्राम में लिखा है 10 चीजें चेक करनी, ठीक है, वो कर रहा है, हमने बोला ओपन माइंड रखना है, ठीक है। इनएफिशिएंट असिस्टेंट का मतलब जिसको कुछ काम नहीं करना, इनएफिशिएंट असिस्टेंट, तो वो क्या बोलेगा, मेरे को 10 काम दिए ना, वो 10 काम कर लेगा और बैठ जाएगा, वो कुछ भी दिमाग, मैकेनिकल वो कुछ। तो इनएफिशिएंट, कल अगर जाके कुछ गलती निकली, कुछ हुआ, तो वो क्या बोल देगा, प्रोग्राम में ये लिखा था, तो वो प्रोग्राम के पीछे छुप गया, वो प्रोग्राम को अपना शेल्टर बना दिया। हालांकि उसको ओपन रखना चाहिए था,
हालांकि उसको दिमाग लगाना चाहिए था, लेकिन बिकॉज ही इज इनएफिशिएंट, ही डजंट वांट टू डू वर्क। कुछ भी प्रोग्राम का अगर फ्लॉ है, कल जाती गलती निकलती है, तो क्या बोलेगा प्रोग्राम में ये लिखा था और मैंने वो किया, समझा। तो इनएफिशिएंट असिस्टेंट बहुत बार शेल्टर ले लेते हैं प्रोग्राम के पीछे कि प्रोग्राम में ऐसा बोला था। दे डोंट अप्लाई देयर ओपन माइंड, दे डोंट अप्लाई देयर ओपन माइंड। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ओपन माइंड तो रखना ही पड़ेगा उनको। नहीं, कंपलसरी थोड़ी है, वो कोई पैरामीटर थोड़ी है। जो इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में लिखे वो पैरामीटर है कि ये करना है। ओपन माइंड एक थॉट है, वो तो बोल देगा मेरे को नहीं सूझा, तुम कुछ बिगाड़ पाओगे उसका? तुम सबको दिमाग दे सकते क्या? नहीं, सबका अपना में दिमाग है। वो बोलेगा मेरे को नहीं सूझा ये पॉइंट, तुमको इतना था तो प्रोग्राम में डालना था। तुम में इतना दिमाग था ना तो प्रोग्राम में 11 क्वेश्चन तुमने डालना था। तुम मेरे को क्यों बोल रहे कि ओपन माइंड रखना चाहिए? मैं तो असिस्टेंट हूं। ये बात कौन करता? इनएफिशिएंट असिस्टेंट। ठीक है, वो बोलेगा मेरा ओपन माइंड था, मेरे को मत सिखाओ, और मेरे को नहीं सूझा। और तुम अगर इतने होशियार हो, तुम्हारे प्रोग्राम में पॉइंट होना चाहिए था। उसने शेल्टर ले लिया प्रोग्राम के पीछे कि मेरे को कुछ बोलना नहीं, राइट। A hard and fast audit program may kill the initiative of efficient assistants. Enterprising कर दो of efficient assistant। क्या है इसका मतलब? सर अगर हमें जल्दी ऑडिट करना है तो हम प्रोग्राम के हिसाब से करेंगे ना। तो अगर असिस्टेंट खुद का दिमाग भी लगाना चाहे, ओपन माइंड रखना भी चाहे, तो भी वो जल्दबाजी। बहुत बढ़िया पॉइंट, बराबर है। अगर एक हार्ड एंड फास्ट प्रोग्राम रहा कि ये करना है, आज ये करना है, तो अगर उसको दूसरा दिमाग लगाना भी है तो उसके पीछे टाइमलाइन है। वो लगाएगा क्या? वो एफिशिएंट असिस्टेंट था, वो चाहता था कि मैं 10 मिनट रुकूं और सोचूं, लेकिन उसको मालूम है कि आज 10 चीजें करनी है तो रात को मेरी खैर नहीं है, तो वो कर देगा फिर। तो एक हार्ड एंड फास्ट प्रोग्राम मे किल द इनिशिएटिव ऑफ एफिशिएंट असिस्टेंट हु वांटेड टू अप्लाई हिज माइंड। क्लियर है? एकदम क्लियर है। ठीक है, बस ये 4 डिसएडवांटेज। पहला बोलो, वापस बोलो एक और बार। दूसरा, पहला, दूसरा, आखिरी बार। पहला, दूसरा। अब 2 पॉइंट असिस्टेंट के लिए, एक इनएफिशिएंट असिस्टेंट और एक एफिशिएंट असिस्टेंट। इनएफिशिएंट असिस्टेंट वाला पॉइंट क्या था? शेल्टर बिहाइंड द प्रोग्राम, शेल्टर बिहाइंड द प्रोग्राम। और एफिशिएंट असिस्टेंट का पॉइंट क्या था? किल द इनिशिएटिव, किल द इनिशिएटिव ऑफ एफिशिएंट असिस्टेंट। समझा? तो इनएफिशिएंट असिस्टेंट का शेल्टर बिहाइंड द प्रोग्राम, एफिशिएंट असिस्टेंट का किल द इनिशिएटिव। क्लियर है? ठीक है, दिस मार्क्स द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 2। अ कंपल्सरी क्वेश्चन 1 और 2। ठीक है, 6 मार्क का तो कम से कम वेटेज पकड़ना ही, बिना सोचे बिना समझे 6 मार्क तो पकड़ना ही पकड़ना। ठीक है, पूरा ऑडिट नहीं भी आता, पूरे 10 चैप्टर नहीं भी किए, ये चैप्टर किया तो 6 मार्क आने चाहिए, ऐसा पकड़े चलो। ठीक है, चलो उसके बाद में किस किस के नोट्स लाइव है? लंबा हाथ ऊपर करो जिसके नोट्स लाइव है। 1 2 3, अगर क्वेश्चन बचा है तो हाथ नीचे कर दो। ठीक है, 1 2 3 4 5। दिव्या, मैडम प्रीत, कार्तिक, तो कल का पूरा दिन किया क्या? हाँ अथर्व, निहाल, तो क्यों बचा है? हाँ नंदीश, मैडम, सभी बचा है। क्या किया अपन ने कल? भाई ऐसा टाइम मत वेस्ट करो यार, अभी ये सब चीज बोलना पड़ेगा कि तुमको एक नोट्स बनानी है लर्न करके, तुम वो भी नहीं बना रहे हो। एक क्वेश्चन बचा तो बचा ही है ना, एक ही क्वेश्चन था तो लिखना था 15 मिनट के अंदर ब्रेक में, सवेरे लिख के लाना था। ये जो हैबिट डाल, निहाल समझ ले बात को, ये हैबिट डालेगा ना चीजों को डिले करने की, तो डिले ही होगी फिर। डोंट इनकलकेट दिस हैबिट्स। चलो अभी आ जाओ मैप पे, मैप बना दूं?
अब ये मैं आखिरी बार बना रहा मैप बोला, ये आपको बनाना है साथ में। आज का चैप्टर, आज की क्लास हो गई तो आज का मैप घर पे बना लेना, ठीक है। मेरे से उम्मीद मत रखना बार बार, मैं आज बना था पूरा मैप एक साथ में, तो समझ लो कैसे बनाना है, ठीक है। चलो पहला पेज ओपन करो, एकदम बढ़िया। कहाँ गए हम? चलो सबसे पहले लिखो बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग, लिखो। अच्छा इसको है ना, मैं जैसे नंबरिंग बता रहा ना वैसा, जो पॉइंट इंडिपेंडेंट होते हैं ना उनकी नंबरिंग इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो यहां पे आप डालेंगे नंबर वन डालो और बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग लिखो नंबर 1। नाउ दिस इज एन इंडिपेंडेंट पार्ट, है ना। उसके बाद में डालो नंबर 2, डाला। नंबर 2 में लिखो मैटर्स टू बी कंसीडर्ड prior to identification of risk of material misstatement, ब्रैकेट में RAP। आई होप आप पहले पेज पे लिख रहे हो चैप्टर के। मीका आपने चैप्टर की हेडिंग डाली नहीं क्या उसमें? अच्छा आपने जगह ही नहीं छोड़ी। बाकी कौन पीछे लिख रहा है? सब सामने लिख रहे हैं ना, ठीक है। ये हो गया नंबर 2, ये भी इंडिपेंडेंट पार्ट था। उसके बाद में आ जाओ तीसरी हेडिंग, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, एलिमेंट्स ऑफ हेडिंग, थर्ड एलिमेंट्स ऑफ हेडिंग, बराबर है। सॉरी एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, सॉरी, ठीक है। अब है ना इसमें सब पार्ट्स है, ठीक है। अब इसमें ना तुम डालो ए, ऐसा ए लिखो और लिखो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, है ना, ठीक है। अब इसके अंदर ना तुम डालो 1 रोमन में और थोड़ा राइट में, हाँ मतलब समझ गए ना क्या बोल रहा। 1 रोमन में उसमें डालो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, फिर डालो नंबर 2 कंप्लायंस विथ एथिकल रिक्वायरमेंट्स, लिखो। उसके बाद में तीसरा लिखो कंक्लूजन regarding compliance with independence requirement, परफेक्ट, चलो ठीक है। अब आ जाओ ये हो गया। अब आ जाओ बी में। आई होप आप अलाइनमेंट बराबर कर रहे। ए, फिर यहाँ पे साइड से 3 लिखा और अब उसके नीचे यहाँ पे बी लिख रहे, और ये मार्जिन में आपका ऑलरेडी 3 लिखा हुआ है, ठीक है, वेरी गुड। अभी बी में हेडिंग डालो प्लानिंग एक्टिविटी, नहीं बी में हेडिंग, हाँ प्लानिंग एक्टिविटीज, जैसे अपन ने ऊपर डाली थी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, प्लानिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अभी उसमें ना आप डालो 1, ठीक है। 1 में लिखो ओवरऑल ऑडिट, रोमन 1 डालना बड़ा वाला, हाँ, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी डाल दिया। हाँ अभी हाईलाइटर होगा तो हाईलाइट कर दो उसको, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी के पार्ट को हाईलाइट कर दो अच्छे से, कर दिया है ना। अब उसके नीचे हमको स्मॉल रोमन में लिखते जाना है, स्ट्रेटजी के नीचे स्मॉल रोमन में लिखते जाना है। पहला स्मॉल रोमन 1, ठीक है, एक मिनट मेरे को आ जाने दो।
हाँ, हाँ लिखो, प्रोसेस लिखो, प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग स्ट्रेटजी assist auditor for some matters, assist auditor for some matters, ये हो गया पहला, assist auditor for some matters, हो गया, ठीक है। उसके बाद में अगला लिखो नंबर 2 रोमन, ठीक है, नंबर 2 रोमन, अब लिखो आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, मैं लिखवा था बराबर, आप लिखो ना, आइडेंटिफाई, सिर्फ एक चीज करना, सुनो सुनो, सिर्फ एक चीज करना कि इसमें हमने 5 क्वेश्चन है कुछ, है ना, 3 से 4 क्वेश्चन है, तो वो एक ही पेज में आना चाहिए, अगर आप पेज के एंड में हो तो पेज चेंज कर देना, ठीक है, अगर पेज के एंड में हो तो पेज चेंज कर देना, ठीक है, क्योंकि मेरे को है ना आपको वो 4 क्वेश्चन लिखवाना है और फिर मैं उसको ब्रेस देके बोलूंगा फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर स्ट्रेटजी, तो ब्रेस देने के लिए मेरे को सारे एक साथ में चाहिए, ठीक है। पहला लिखो आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, लिखो आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, लिख दिया। उसके नीचे लिखो असर्टन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंगेजमेंट, असर्टन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंगेजमेंट, उसके नीचे लिखो एग्जाम्पल्स, लिखो एग्जाम्पल्स ऑफ फैक्टर्स, तीसरा पॉइंट बेटा, हाँ वो ही चौथा पॉइंट, हाँ हाँ, असर्टन, सॉरी क्या बोला मैंने अभी, एग्जाम्पल्स ऑफ फैक्टर्स दैट आर सिग्निफिकेंट in directing engagement teams efforts, that are significant in directing engagement team efforts, लिख दिया। उसके बाद में लिखो कंसीडर रिजल्ट्स ऑफ PEA, कंसीडर रिजल्ट्स ऑफ P.E.A, कंसीडर results of P.E.A and knowledge gained from other engagements। उसके बाद में अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट, असर्टन NTE, असर्टन NTE of resources, NTE of resources, लिख दिया। NTE of, अब मैंने आपको 6 लिखवाया है स्ट्रेटजी में, पहला छोड़ के बचे हुए 5 को ब्रेस बनाओ, ऐसा या फिर ऐसा, जो भी ठीक लगे आपको, है ना, और लिख दो फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड, फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड while preparing audit strategy, simple। अब आई थिंक रोमन नंबर 2 बड़े में रोमन नंबर 2 एक डिफरेंट कलर की पेन से, ठीक है, अपन ने ऑडिट स्ट्रेटेजी लिखा था ना, अब अपने लिखना है ऑडिट प्लान, बड़े में ऑडिट प्लान, कैपिटल में लिखना ऑडिट प्लान, जैसा अपन ने बड़े रोमन में लिखा ऑडिट स्ट्रेटेजी, वैसा ऑडिट प्लान लिख दिया क्या। अभी आ जाओ उसके अंदर पहला, मतलब स्मॉल रोमन नंबर 1, डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान,
है ना। फिर लिखो ऑडिट प्लान, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, लिखना सही से। हाँ, उसको क्या देख रही है, ऑडिट प्लान, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद में अगला, चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। प्लानिंग डिसीजन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। उसके बाद में प्लानिंग, सॉरी, उसके बाद में लिखो एनटीई ऑफ डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। एंगेजमेंट टीम मेंबर को ईटीएम लिखना, E.T.M। एनटीई ऑफ डायरेक्शन एंड सुपरविजन, एनटीई ऑफ डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ E.T.M। हो गया, ठीक है। उसके बाद में लिखो अगला डॉक्यूमेंटेशन, है ना। फिर अगली हेडिंग डालो सी, या फिर एक काम करो, सी मत डालो, मेन हेडिंग में आ जाओ, नंबर 4 डाल दो। नंबर 4 डालो, 1-2 लाइन छोड़ के, ऑडिट प्रोग्राम डाला, ठीक है। उसके बाद में अब ऑडिट प्रोग्राम में पहला डालो डेफिनेशन, वही अपना नंबर 1 अलग से, है ना। उसके बाद में डालो इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल बिजनेस। ये हो गया अपना नंबर 2 उसका प्रोग्राम का, इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल बिजनेसेस। उसके बाद में लिखो असिस्टेंट टू कीप एन ओपन माइंड। असिस्टेंट टू कीप एन ओपन माइंड। ओके। उसके बाद में लिखो पीरियोडिक रिव्यू, बोर्ड पे देखो, पीरियोडिक रिव्यू वाले पॉइंट लिखो और उसके नीचे लिखो कंस्ट्रक्टिंग ऑडिट प्रोग्राम, फटाफट। उसके नीचे एडवांटेजेस, उसके नीचे डिसएडवांटेजेस, 4 लिखो और बोर्ड पे देख के। लिखा, चारों लिख दिए, पीरियोडिक रिव्यू, कंस्ट्रक्टिंग ऑडिट प्रोग्राम, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सबका हो गया, ठीक है। क्या एविडेंस, हाँ ये वाला भी लिखो, सॉरी ये वाला भी लिख दो। इसमें क्या लिखो सुनो, नहीं, इसमें लिखो ऑडिटर पिक्स अप एविडेंस, लिखो ऑडिटर पिक्स अप एविडेंस फ्रॉम वेराइटी ऑफ फील्ड्स, फ्रॉम वैरायटी ऑफ फील्ड्स, ऑडिटर पिक्स अप एविडेंस फ्रॉम वैरायटी ऑफ फील्ड्स, लिखा ना। ब्रैकेट में लिखो टाइप ऑफ फील्ड्स, टाइप ऑफ फील्ड्स, ब्रैकेट में टाइप ऑफ फील्ड्स, डन। दैट ऑफिशियली मार्क्स द एंड ऑफ ऑडिट चैप्टर नंबर 2। इसका क्वेश्चन बैंक का वीडियो में भेज दूंगा,
डिटेल में मैंने सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं। 45 मिनट्स का वीडियो है। मेरी ऐसी इच्छा है